बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आंसर शीट करने जा रहे हैं। तो हम लोग 8 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए हैं। उस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर गिवन डेट लिखेंगे, कौन फॉर्मूला यूज होगा उसको लिखेंगे। यूज फार्मूला लिखने के बाद डाटा पुटअप करेंगे और आंसर लिखेंगे। आंसर में यूनिट छोड़ने पर हाफ मार्क का डिडक्शन होता है बोर्ड में। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर विच इज प्लेस्ड with its axis making an angle of 60 degree with uniform electric field. Experience a torque of 6√3 Newton meter. Calculate the potential energy of the dipole if it has charge plus minus 2 nanocoulomb. तो क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर. सो गिवन दैट दिस इज द लेंथ एल और एल 2L. सो क्वेश्चन के अनुसार 2L इजकल टू 1 सेंटीमीटर. SI यूनिट में बना देना 10⁻⁻2 मीटर. विच इज प्लेस्ड मेकिंग एंगल 60 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल 60 डिग्री का एंगल बनाया है. एक्सपीरियंस है टॉर्क. टॉर्क दिया हुआ है. टॉर्क इजकल टू 6√3 न्यूटन मीटर. ये दिया हुआ है. कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ इट इज है चार्ज. चार्ज दिया हुआ है +-2 नैनो कूलम, मतलब 2 × 10⁻9 कूलम. नैनो मीन्स -9, -Q और +Q चार्ज दिया हुआ है. तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. U इजकल टू वाट. तो आंसर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है. तो फार्मूला आपको सबसे पहले फार्मूला लिखना है. फार्मूला बता चुके हैं. फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला बताए हैं PE cos थीटा बेटा. अब है कि PE cos थीटा, तो थीटा तो मालूम है, PE नहीं दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है. तो दूसरा फार्मूला लिख देंगे, टॉर्क इजकल टू PE sin थीटा. वैल्यू पुटअप करके P निकाल देंगे, इसमें आंसर रख देंगे. और टॉर्क इजकल टू 6√3 PE sin 60. तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 60 का √3/2 होता है. √3 कट गया. सो PE इजकल टू 6×2 = 12. 6×2 = 12 आ गया. PE का वैल्यू 12 आ गया. पुट इन दिस इक्वेशन. इक्वेशन 1 में PE का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा. देयरफॉर U इजकल टू इससे माइनस PE 12 cos 60. cos 60 का वैल्यू थीटा इजकल टू 60 दिया हुआ है. सो दिस इज cos 60. cos 60 का वैल्यू -12 cos 60 का वैल्यू हाफ. सो आंसर इजकल टू -6 जूल. ये आंसर हो गया. तो इसमें फार्मूला लिखेंगे. सबसे पहले, उसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे. बनाने का तरीका पहले ही बता चुके हैं. क्या होगा, सो आंसर इज -6 जूल. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. 3 concentric metallic cells A, B and C of radius A, B and C have surface charge density sigma, -sigma and +sigma respectively as shown in figure. Cells A and C are at the same potential. Then obtain the relation between the radius, that is A, B, C. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 कंसेंट्रिक मेटालिक सेल्स है. 3 कंसेंट्रिक मेटालिक सेल्स है. तो सबसे पहले हम लोग सेल्स का फिगर बनाते हैं. फिगर दिया हुआ है. उसके बाद फार्मूला लिखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के पहले आपको फार्मूला रिवाइज करना है. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं. तो सबसे पहले फार्मूला देख लो. तो फार्मूला क्या होता है कि यह स्फेयर है और रेडियस R है, चार्ज Q है, मान लो सेंटर O है. तो इससे R डिस्टेंस पर आउटसाइड P निकालते हैं. तो आउटसाइड में क्या आंसर होता है बता चुके हैं. पहले रफ कर रहे हैं तब आंसर करेंगे. तो V इजकल टू KQ/R. लेकिन चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इजकल टू बताए हैं चार्ज पर यूनिट एरिया. तो एरिया ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, 4πr². सो Q इजकल टू हो गया
Q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये फॉर्मूला बता रहे हैं जो बता चुके हैं। तो V इज इक्वल टू K का वैल्यू जानते हो, Q का वैल्यू सिग्मा 4πr² बाई ये R, 4 पाई कट गया, सो सिग्मा R², दिस इज द आंसर। ये आउटसाइड हुआ, ये आउटसाइड हुआ, ये रफ हुआ। ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, ऑन द सरफेस सिग्मा R बाई एप्सिलॉन, क्योंकि R इजकल टू R हो जाता है तो R कट गया। और अंदर में तो पहले बता चुके हैं, अंदर में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है, जितना सरफेस पर होता है। इनसाइड में पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। तो आपको फार्मूला याद रखना है इसमें। क्या क्या याद रखना है, आउटसाइड, क्या हो गया आउटसाइड, आउटसाइड का फार्मूला ये याद रखना है, सिग्मा R² बाई एप्सिलॉन नॉट R। इनसाइड कितना होगा, सिग्मा R बाई एप्सिलॉन, या सरफेस पर भी, सरफेस पर भी यही होगा, ऑन द सरफेस या अंदर में सरफेस पर। इतना जानने के बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना सकते हो। तो ये तो रफ में चला गया। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 कंसेंट्रिक स्फीयर, 3 कंसेंट्रिक स्फीयर है ABC, A B C, A B C, रेडियस A B एंड C, ये रेडियस है। चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि VA इज इक्वल टू VC, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन A B एंड C। तो सबसे पहले हम VA निकालते हैं, पोटेंशियल इनसाइड A ऑन द सरफेस ऑफ A। तो फार्मूला सरफेस पर क्या होता है, तो देख लो, सिग्मा R के जगह पर रेडियस A बाई एप्सिलॉन नॉट, ये A के कारण, B के कारण, तो B का जितना सरफेस पर होगा उतना ही इसके अंदर होगा। तो B में माइनस सिग्मा है तो माइनस दे दिए यहाँ पर, सिग्मा बाई B बाई एप्सिलॉन नॉट। C पर क्या है, तो C के भी अंदर में प्लस सिग्मा है, प्लस सिग्मा दे दिए, सिग्मा C बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर में उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमको निकालना है ऑन द VC। तो C जो पॉइंट है, C जो ये है वह A के बाहर में है, B के बाहर में, और C पर सरफेस पर है। तो सबसे पहले C का निकाल दो। तो सरफेस वाला तो फार्मूला मालूम है, सिग्मा C, ये हो गया। अब B का ये बाहर में है तो बाहर का फार्मूला ये चलेगा, तो माइनस है तो माइनस सिग्मा, R के जगह पर B² है, B का रेडियस B² बाई एप्सिलॉन नॉट। और निकालना कहाँ पर है, बाहर में, तो C है, यहाँ से रेडियस इसका C है तो C दे दिए। ठीक, एक के बाहर में है, आउटसाइड है, तो सिग्मा A² बाई एप्सिलॉन नॉट C, इक्वेशन 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल है, VA इज इक्वल टू VC। कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। फिगर का काम समाप्त हो गया है, फार्मूला रफ पहले कर दिए हैं, आंसर कर लेते हैं। तो देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना है, यहाँ पर A पर है सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा B बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा C, यहाँ हो गया सिग्मा C बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B² बाई एप्सिलॉन नॉट C, सिग्मा A² बाई एप्सिलॉन नॉट C। ये और ये कट गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, A माइनस B बच गया। यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट C भी कॉमन आ गया। पहले प्लस वाला लिख देते हैं और तब माइनस वाला, सिग्मा सिग्मा भी उड़ा दो, एप्सिलॉन एप्सिलॉन उड़ा दो, तो C ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बचा A माइनस B, A² माइनस B² जानते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, सो A माइनस B कट गया,
A प्लस बी इज इक्वल टू सी। दिस इज द आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, डाटा लिखो और तब आगे आंसर करेंगे। तो ए स्लैब ऑफ मटेरियल of dielectric constant K has the same area as that of the plates of parallel plate capacitor of thickness 2d/3। फार्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या फार्मूला बताए थे? CM इज इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई D माइनस T टू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये फार्मूला आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर अब 3 हम लोग देखते हैं। ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज द थिकनेस 2d/3 where d is the separation between the plates। Find the expression for its capacitance when the slab is inserted between the plates of the capacitor। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन दैट T इज इक्वल टू 2d/3। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का वैल्यू थिकनेस दिया है 2d/3 और एप्सिलॉन आर के जगह पर के दिया हुआ है। के लिखेंगे चाहे ही रहने देना बस। और खाली वाला तो जानवे करते हो सी नोट क्या होता है? एप्सिलॉन बाई डी। फॉर्मूला जानते हो? फॉर्मूला पुटअप करें। ए एप्सिलॉन डी माइनस टी के जगह पर 2d/3 1 माइनस 1 बाई के। खाली अब क्या करोगे? इनटू कर दो, जो आएगा सो आंसर होगा। देख लो क्या करते हैं। ए एप्सिलॉन, अच्छा चलो एक लाइन और लिख देते हैं। 2d/3 माइनस 1 इंटू इतना इंटू कर दिए, माइनस माइनस प्लस कर दिए 2d/3 के इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 3 LCM ले लेते हैं। 3d में से 2d चला गया, 3d में से 2d गया, d बचा d/3। ये 2d/3 के ए एप्सिलॉन 3 के LCM ले लेते हैं। 3 के LCM तो 3 कट गया, d भी कॉमन ले लो तो 3 से कट गया, ये बचा के। ये कितना बचा? 3 के कट गया, बच गया 2। ये ए एप्सिलॉन बाई डी को क्या कहते हो? तो ए एप्सिलॉन बाई डी को सी नोट कहते हो। फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। ए एप्सिलॉन बाई डी को सी नोट कहते हो। ये ऊपर चला गया, ये के प्लस 2 बच गया। ये आंसर हो गया। तो देख लो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में भी ये आता है। सिर्फ फार्मूला लिखना है, आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ए टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव्ड। तो क्वेश्चन तो पहले ही लिख चुके हैं, तो सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर पहले बना लेना और सोल्व करना है। तो चार्ज का डायरेक्शन दिया हुआ है A2 पर। सबसे पहले आप लोग को पढ़ा दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ए टेस्ट चार्ज Q is moved without acceleration from A to C along the path from A to B and then from B to C in electric field E as shown in figure. Calculate the potential difference between A and C. Second, at which point of the two is the electric potential more and why? It means पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। पहले ही बता चुके हैं आप। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। सोल्व फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर क्या है? देख लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जानते हो कि इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। भी इक्वल टू फार्मूला भी Q/R जानते हो। R इक्वल होगा तो पोटेंशियल इक्वल होगा। तो देख लो 2 पॉइंट है, ये है, ये है, ये A है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 0। एक्स कोऑर्डिनेट 6, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2,
y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3, x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट 3 हो गया। A पॉइंट भी दिया हुआ है, यहाँ B, यहाँ C। तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर होता है। क्या ये जानते हो ना कि फिर से लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फील्ड इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इट मीन्स क्या हुआ? पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले तो हो गया कि पोटेंशियल बी पर और सी पर पोटेंशियल इक्वल होगा, बी और सी पर इक्वल होगा। तो हमको निकालना है ए टू सी। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, फॉर्मूला बता चुके हैं। वी सी माइनस वी ए इंटू क्यू होता है। और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ वी सी माइनस वी ए, फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला पहले बताए थे क्यू ई होता है। तो क्यू डॉट डी, एक लाइन और लिख देते हैं, क्यू ई डॉट डी का मतलब जानते हो कॉस थीटा, और ये उल्टा हो रहा है, अगेंस्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम ए से सी जा रहे हैं तो कॉस 180 का वैल्यू तो जानते हो -1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू ई और डी। अब डी खाली निकाल लेना, क्यू क्यू कट गया तो ये वी सी माइनस वी ए बच गया। अच्छा चलो क्यू क्यू यहाँ काट दो, क्यू और क्यू कट गया, वी सी माइनस वी ए बच गया, ये माइनस ई और डी कितना होगा? तो देख लो डी ये है, तो सिंस डी इज इक्वल टू 2 माइनस 6, तो ये -4 हो गया, तो ये -4 हो गया। सो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ कर देते हैं, ये वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस, और डी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक निकाले हैं -4, सो 4e हो गया। और पाथ पर तो डिपेंड नहीं करता है, तो पोटेंशियल कहाँ पर ज्यादा होगा? तो आर बढ़ने से पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो सी पर ज्यादा होगा। वीसी और वी ए तो इक्वल है, वीसी और वीबी तो इक्वल है, वीबी और वीसी इक्वल है, तो ये दोनों वी ए से अधिक हो गया। मतलब आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे सेकेंड पार्ट का, वीसी ग्रेटर देन वी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने से, आर बढ़ने से पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 5। ए कैपेसिटर ऑफ 200 pf is charged by a 300 volt battery. The battery is then disconnected and the charged capacitor is connected to another uncharged capacitor of 100 pf. Calculate the difference between the final energy stored in the combined system and the initial energy stored in the single capacitor. 5. A capacitor of 2 pf is charged by 300 volt battery. क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। अब हमको लगता है आपको बनाने का या मेथड मालूम हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग डालेंगे, उसके बाद डाटा लिखेंगे, यूज फार्मूला लिखेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 200 pf गिवन डेट। सबसे पहले डाटा लिखोगे इसे बोर्ड में, गिवन डेट C1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 200 pf। पीएफ का मतलब जानते हो, पी माने पिको, मतलब -12 है, बाई 300 वोल्ट से चार्ज किया गया है, 300 वोल्ट। तो सबसे पहले Q1 निकाल देना। तो Q1 इज इक्वल टू हो गया C1 V1, तो 2 इंटू 300, 3 2 जा 6, और P का मतलब तो जानवे करते हो -12, ओहो 2 to 4 इंटू पी का मतलब -12 कूलम, तो ये हो गया 6 इंटू 10 -8 कूलम। Q1 निकल गया। द चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज है, C2 इज इक्वल टू 100 pf है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनचार्ज मतलब इसके पास चार्ज नहीं है, Q2 इज इक्वल टू 0 है।
Calculate the difference between the final energy stored in the combined system and the initial energy stored in the single capacitor. एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो एनर्जी का फार्मूला आप लोग जानते हो, क्या फार्मूला होता है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल निकाल लेते हैं। इनिशियल एनर्जी आई से इनिशियल हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो इनिशियल इसमें तो चार्ज है नहीं, तो इनिशियल हो गया C1 V1 स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना 200, P ही रहने देते हैं। V1 का वैल्यू है 300 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 से 2 कट गया 100, 3 3 जा 9, 4 और PK का मतलब -12, कितना बच गया 9, 12 में से 4 गया 8 और 2 चल गया 6 जूल। इनिशियल जूल निकाल लिए। अब कहता है फाइनल, तो फाइनल क्वेश्चन क्या कहता है? फाइनल कहता है कि अनचार्ज है, तो जब फाइनल चार्ज निकालोगे तो C1 को C2 से कनेक्टेड कर दोगे, तो C1 से C2 को कनेक्टेड कर दोगे तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लेना। C1 क्वेश्चन कहता है C1 को C2 से कनेक्टेड कर दिए, सो लेट कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू V। तो V का फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है फॉर्मूला? डाटा तो अब रखने देना है। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो, Q इज इक्वल टू CV। तो V इज इक्वल टू Q1 पहले का, Q2 पहले का। देखो फार्मूला याद करने का तरीका, V इज इक्वल टू Q बाई C है, ये फार्मूला याद करने का तरीका हो गया Q1 Q2 बाई C1 प्लस C2। लेकिन और स्टेप छोड़ सकते हो। बताओ Q1 तो C1 V1 हो गया, जो हम लोग निकाल चुके हैं। C1 V1 तो निकाल चुके हैं। C1 V1 का वैल्यू कितना है रख देंगे, तो Q1 बच गया यहाँ C1 V1 और Q2 तो तुम्हारा 0 है, और नीचे कितना हो गया C1 प्लस C2। तो पहले 200 था और 100, 200 प्लस 100 300 PF हो गया। कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू पुटअप करके, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना है ये कैलकुलेट कर चुके हैं। 6 इंटू 10 माइनस 8 आया था, और ये 300 और 10 PF, तो P का मतलब -12। सो 3 2 जा 6, 2 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 चल गया तो 2 वोल्ट ये बच गया, मतलब 200 वोल्ट हो गया। कॉमन पोटेंशियल निकालिए। कॉमन पोटेंशियल जब निकालिए तो फाइनल एनर्जी निकाल लो। तो फाइनल एनर्जी कैसे? दोनों को जोड़ने पर देयरफॉर फाइनल एनर्जी, बाबू एक स्टेप बाई स्टेप बनाते जाओगे। फाइनल एनर्जी यू फाइनल क्या हो गया? हाफ, दोनों को प्लस कर दिए हो, तो C1 प्लस C2 हो गया ये, और V स्क्वायर। तो ये C1 C2 हो गया 300, और V का वैल्यू 2 का स्क्वायर PF में है, मतलब ये 10 टू द पावर -12, P का मतलब दे दिए। इनिशियल एनर्जी निकाले हुए हैं। इनिशियल एनर्जी कितना है? ये है 9 इंटू 10 पावर इतना है। अब सोल्व कर दोगे, कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करोगे तो काट देना, 2 दूना 4, ये कट गया, तो 3 2 जा 6 बच गया, और 6 और ये हो गया -12, 2 चल गया 10 और 4 को और चल गया, तो -6 जूल हो गया बाबू। तो पहले इतना था, तो लॉस कितना हो गया? लॉस निकाल लो। लॉस इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल था 9 और फाइनल है 6, तो 9 माइनस 6 कॉमन हो गया 10 माइनस 6। सो दिस इज इक्वल टू, बस हो गया। कैलकुलेट करिए, जो आया सो आंसर हुआ 3 इंटू 10 माइनस 6 जूल हो गया आंसर। तो फटाफट बन जाता है, आप फार्मूला सिर्फ देखते जाओ और बनाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 सर्किट दिया हुआ है, तो सर्किट का सिंबल आप समझते हो, इसमें स्विच दिया हुआ है। स्विच इज ऑन और ऑफ। ऑन का मतलब हुआ वर्क करेगा, ऑफ का मतलब नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनिशियली स्विच S is given in the circuit. S is closed. After some time, S is left open and dielectric slabs of dielectric constant K is equal to 3 are inserted to fill completely the space between the plates of the two capacitors. How will the one charge and the potential difference between the plates of the capacitor be affected
आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आप स्विच बना दो। ये एस है, ये कैपिस्टर है, ये कैपिस्टर है, ये क्वेश्चन है, ये भी दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ, और ये C1 है और ये C2 है बाबू। C1 और C2 दोनों का वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोफराड, ये दिया हुआ है। तो जब स्विच ऑन रहेगा, जब ये ऑन हो गया, तो ऑन का मतलब इसी में समझो, ये जुड़ गया, ये ऑन। आंसर करो, व्हेन AC इज ऑन, ये स्विच ऑन है, तो ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल का फार्मूला आप जानते हो, C1 प्लस C2, तो 1 प्लस 1 2 माइक्रोफराड हो गया। पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होता है। तो बताओ ये टोटल चार्ज कितना दे दिया। तो Q इजिकल टू C भी आप लोग जानते हो, C दोनों के बदले दोनों में जा रहा है, तो C हो गया 2 और V हो गया 6, 6 2 जा 12 माइक्रोकूलम हो गया, मतलब टोटल 12 माइक्रोकूलम। दोनों इक्वल है, तो दोनों में Q1 और Q2 दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल कैपेसिटर है। नहीं इक्वल रहेगा उसके लिए भी पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होता है, इसलिए इसे भी जान लेना, पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होता है। तो बताओ Q इजिकल टू C भी, तो V इजिकल टू Q बाई C1, Q2 बाई C2। बताओ C1 C2 तो इक्वल है, सो Q1 इजिकल टू Q2। तो बताओ टोटल 12 माइक्रोकूलम इसमें था, तो दोनों इक्वल हिस्सा में बट गया, तो दोनों इक्वल बट गया, 2 हिस्सा में बट गया टोटल चार्ज, तो कितना हो गया 6 माइक्रोकूलम, मतलब दोनों में 6 माइक्रोकूलम गया। अब क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक रख देते हो और स्विच को ऑफ कर देते हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्विच जब ऑफ करोगे, एस को जब ऑफ करोगे, मतलब ये ऑफ रह गया, तो इसमें चार्ज नहीं जाएगा। एस इज ऑफ, ऑफ का मतलब हो गया कि इसमें चार्ज अब नहीं जाएगा, C2 में अब चार्ज नहीं गया, अलग हो गया, तो टोटल चार्ज इसमें जाएगा। तो ऑफ का मतलब आप समझ गए हो, और तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हो। तो देखो व्हेन एस इज ऑफ, जब ऑफ है तो तुम्हारा ये काम नहीं करेगा, तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो गया। अब C1 है, अब उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हो तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब पोटेंशियल को बढ़ाता है। ऑफ का मतलब ओपन, ऑफ का मतलब ओपन होगा, ये भी ध्यान रखना, एक ही बात है। ऑफ का मतलब ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, मतलब ये खुला रहेगा तो इसमें नहीं जाएगा बैटरी, अब इससे सिर्फ कनेक्टेड हो गया, मतलब पोटेंशियल हो गया 6 वोल्ट। तो हम लोग पहला बनाते हैं, जब एस इज ओपन, तो व्हेन एस इज ओपन पहला, तो पहला आप बताओ इसमें तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखते हो, तो C1 डैश कर देना, के टाइम से बढ़ जाएगा, तो के है 3 दिया हुआ है, और C ये होगा, C का वैल्यू 1 है, तो तुम्हारा 3 माइक्रोफराड हो गया। तो बताओ जब 3 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस बढ़ गया तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, तो Q1 डैश जो पहले कितना था 6 माइक्रोकूलम, और बढ़कर कितना हो गया, फार्मूला देख लो, C भी होता है, Q इजिकल टू C भी, Q इजिकल टू C भी वैल्यू देखो है 3, और भी तो तुम्हारा 6 वोल्ट है, क्योंकि ये तो काम किया नहीं, तो 6 3 जा 8 माइक्रोकूलम हो गया, मतलब बढ़ गया 6 माइक्रोकूलम से 8 माइक्रोकूलम हो गया, लेकिन पोटेंशियल तो उतना ही रहा। एंड दोनों पूछा, एंड पोटेंशियल इज सेम रह गया। सेकेंड का आंसर, सेकेंड इसी में कर देते हैं, ये सेकेंड का कि पोटेंशियल सेकेंड में पूछा गया, तो सेकेंड आंसर हो गया V1 इजिकल टू 6 वोल्ट, दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रह गया। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है कि इसमें कितना चार्ज होगा, फर्स्ट पार्ट में 2 आंसर करना है, तो फर्स्ट पार्ट ही बना रहे हैं। जब स्विच ओपन है तो पोटेंशियल नहीं है, तो बताओ Q2 कितना हो जाएगा, तो Q2 तो जानिए रहे हो, Q2 कितना है, पहले कितना निकाले हैं Q2, तो Q2 देख लो कितना निकाले हैं, Q टोटल था Q 6 माइक्रोकूलम, तो Q2, अब Q2 डैश भी 6 माइक्रोकूलम हो गया, क्योंकि बैटरी से तो जोड़े नहीं हो, बैटरी से जोड़े नहीं हो, तो Q2 हो गया 6 माइक्रोकूलम। एंड V2 अब निकाल दो, ये फर्स्ट पार्ट का हिस्सा हुआ चार्ज, और ये फिर सेकेंड पार्ट का हुआ, यहाँ पर भी 2 पार्ट में बना दिए। तो बताओ V2 इजिकल टू, तो V बाई के होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिए हो। अब पैरेलल में पोटेंशियल तो 6 वोल्ट था पहले,
अब डाइलेक्ट्रिक 3 रखे हो तो 2 वोल्ट हो गया, तो 6 वोल्ट से घट गया 2 वोल्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 1 माइक्रोफैराड। व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल? Find the ratio of energy stored in two configuration if they are both connected to the same source। आप लोग सबसे बन गया होगा। कहता है 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, तो 3 आइडेंटिकल है, मतलब C1, C2, C3 तीनों आइडेंटिकल है। मान लो कि C है, तीनों आइडेंटिकल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेट कैपेसिटेंस C नेट इजकल टू 1 माइक्रोफैराड सीरीज में। तो पहला एक पार्ट बना लो, बताओ CS का वैल्यू दिया हुआ है, फार्मूला ये होता है, बताओ तीनों तो इक्वल है, तो 1 + 2 1 1 2 3 बाई C हो गया। सो C इजकल टू 3 × CS, तो 3 और CS का वैल्यू 1 है, तो 3 माइक्रोफैराड। ईच कैपेसिटेंस हो गया 3 माइक्रोफैराड। अब कहता है व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसको तीनों को कहता है पैरेलल में कनेक्शन कर दो, तीनों को पैरेलल प्लस कर दिए, तीनों को ये पैरेलल हो गया तीनों को, तो C तो CP इजकल टू जानवे करते हो C तो 3C प्लस हो गया 3C। सो 3 और C का वैल्यू 3 9 माइक्रोफैराड आंसर हो गया। अब कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी निकाल दो, तो एनर्जी का सेम सोर्स से जोड़ा हुआ है, तो एनर्जी का फार्मूला तो आप लोग जान ही रहे हो। क्या एनर्जी का फार्मूला होता है? एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ CV²। तो कॉमन पोटेंशियल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना इनिशियल और फाइनल बाद में लिख देना। इनिशियल हो गया CS और फाइनल हो गया CP, क्योंकि फाइनल में तुम पैरेलल में जोड़े हो, हाफ हाफ कट गया। V और V कॉमन पोटेंशियल है। CS का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यहाँ निकाले, सो आंसर यही हो गया 1:9। Question number 8. Find the capacitance of the capacitor if the area of the plates is A and the distance between the plates is D। क्वेश्चन A है और B है, जिसमें फिगर है, आप कैलकुलेट करके वेरीफाई करो। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फार्मूला पहले बता दिए हैं कि पहले फार्मूला देख लो। बताओ C खाली रहेगा तो A∈/D और CM इजकल टू क्या होगा, तो इसमें K रख देंगे, तो K टाइम से बढ़ जाता है, पहले भी बताए हैं, ये फार्मूला हो जाता है। तो हम A बना रहे हैं। बाबू देख लो, ये कैपेसिटर है, ये इधर K1 है, इधर K2 है, ये भरा हुआ है। ये सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक D हो गया और एरिया आधा हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि इधर K1 है, इधर K2 है। अब थोड़ा सा समझना, जब ये प्लस से जोड़ोगे और ये अर्थिंग करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस तो इंडक्शन के कारण ये माइनस हो जाएगा। तो मान लो कि ये काम ना करे, ये फ्यूज हो जाए, तो ये प्लस माइनस ये तो काम करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये आपस में पैरेलल है। बस ये सर्किट पैरेलल है, ये डिसाइड कर लेना, ये पैरेलल है, ये सर्किट क्या है, इन पैरेलल है। बस अब तो आप लोग चुटकी में बना दोगे। क्या होगा, पहले C1, तो K के जगह पर देख लो K1, A के जगह पर देख लो क्या है, A/2 रख देना, ε/D हो गया। एंड C2 फिर यही फार्मूला, K के जगह पर देख लो K2, A के जगह पर इसका भी एरिया A/2, खाली वैल्यू पुट अप कर दिया A/2 ε/D हो गया। पैरेलल का फार्मूला बता चुके हैं। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, C1 + C2। वैल्यू पुट अप कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया, C1 और C2 A∈/2D कॉमन है, डायरेक्ट कॉमन ले लेना। ये A∈/2D, ये बचा K1, ये बचा K2, ये आंसर हो गया। अब इसका बी पार्ट देख लो। बी पार्ट में सर्किट बना हुआ है। क्या है सर्किट, ये है, इस तरह से बटा हुआ है। ये K1 है, ये K2 है,
तो ये प्लस 2 ये माइनस 2 सेपरेशन बट गया है, एरिया नहीं बटा है। तो बताओ ये यदि प्लस है, ये प्लस है और ये K1 पूरा फ्यूज हो जाए तो K2 वर्क करना बंद करेगा। सो ये इन सीरीज में पहला पहचानना सीखना, बस हो गया। अब तो बता दिए थे Cm इज इक्वल टू K एप्सिलॉन बाई डी फार्मूला होता है। तो देखो फार्मूला लिखते हैं C1, K के जगह पर K1, A के जगह पर एरिया A है एप्सिलॉन, और D के जगह पर D/2 है। K1 का थिकनेस D/2 है, मतलब ये तुम्हारा हो गया 2K1 एप्सिलॉन बाई डी। C2 इज इक्वल टू इसी तरह से क्या हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन बाई डी। दोनों निकाल दिया, सीरीज का फार्मूला लिख देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। तो बाबू आप लोग सब समझ गया होगा। अब एक एक करके आंसर का रिवीजन करना, हम और टेस्ट लेते रहेंगे। C1 C2 फार्मूला लिख दिए। C1 का वैल्यू क्या है 2K1 एप्सिलॉन बाई डी, C2 का 2K2 एप्सिलॉन बाई डी। एप्सिलॉन बाई डी, एप्सिलॉन बाई डी प्लस कर रहे हैं, कॉमन हो जाएगा, 2 भी दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन हो गया। इसमें बचा K1, इसमें बचा K2, 2 एप्सिलॉन बाई डी कट गया, आंसर बचा 2, यहाँ बचा K1, यहाँ बचा K2 एप्सिलॉन बाई डी, और नीचे बच गया K1 प्लस K2। ये आंसर हो गया। आप लोग और भी इसका रिवीजन करोगे, एक एक करके आंसर करोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा हम लोग कर चुके हैं, और भी क्वेश्चन भेजेंगे, आप लोग आशा है सब बनाओगे।